नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेस में। साथियों, आज हम गुप्तोत्तर काल के बारे में जानेंगे, यानी गुप्तोत्तर के समय के, यानी गुप्तों के बाद में कौन से शासकों ने शासन किया था, उनके बारे में जानेंगे। तो गुप्तों के बाद में जो थे वो था वर्धन काल, यानी हर्षवर्धन काल भी उसे बोल सकते हैं या फिर उसे वर्धन काल भी हम बोल सकते हैं। उनके बारे में हम जानेंगे कि वर्धन काल से कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वर्धन काल। तो मेरे प्यारे साथियों, समझाने का जो मेरा तात्पर्य है वो यह है हर्षवर्धन काल। इसे हम गुप्तोत्तर काल भी कह सकते हैं। ये वो काल है जब गुप्तों के बाद में, गुप्तों के पतन के बाद या उनके साम्राज्य के हास्य समाप्ति के बाद उत्तर भारत में 3 प्रमुख शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। और वो राजवंश कौन कौन से थे उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से राजवंश थे जो कि शक्तिशाली राजवंश हुए थे? थानेश्वर का हुआ था पुष्यभूति वर्धन वंश। थानेश्वर में गुप्तों के बाद में जो प्रमुख राजवंशों का उदय हुआ, या फिर ये समझ लीजिए कि गुप्तों के बाद में जिन राजवंशों ने शासन किया उनके बारे में। उत्तर भारत में जो राजवंश थे वो थे थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश। उसके बाद में था कन्नौज का मोखरी राजवंश और मगध का उत्तरगुप्त राजवंश। या फिर आप इसके बाद में ये भी कर सकते हैं कि हर्षवर्धन काल बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए गुप्तों के बाद में उत्तरी भारत के राजवंश। इन्हीं के साथ में दक्षिण भारत में भी कुछ राजवंशों का उदय हुआ था, जो कि उस समय के प्रमुख राजवंश कौन से थे उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो दक्षिण भारत में जो हुए थे उस समय राजवंश बादामी के कौन थे? चालुक्य राजवंश। बादामी में चालुक्य राजवंश हुए थे और कांची के पल्लव राजवंश 500 का उदय हुआ था। यानी उत्तर भारत के 3 राजवंश और दक्षिण भारत के 2 राजवंश गुप्तों के बाद में इनका शासन शुरू होता है। अब गुप्त यानी हर्षवर्धन काल के जो हमें जानकारी मिलती है वो किन चीजों से जानकारी मिलती है, किस प्रकार से जानकारी मिलती है, हम उनके बारे में जानेंगे। हर्षवर्धन काल की अगर हम बात करें तो हमें इसके ऐतिहासिकता के बारे में जो प्रमाण मिलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं, या तो आप सबसे पहले समझ लीजिए या फिर आप ये समझ लीजिए मोटे शब्दों में कि भाई हमें एक तो साहित्य से इसके प्रमाण मिलते हैं हर्षवर्धन काल के, और पुरातत्व अभिलेखों से भी हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। अब यह साहित्यिक स्रोत में ऐसे कौन कौन से साक्ष्य हैं जो हमें यह प्रमाणित करते हैं कि हर्षवर्धन काल उस समय था, और उस साहित्य में उस समय कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटी थी जिनसे हमें यह प्रमाणित हो जाए कि हाँ भाई उस समय हर्षवर्धन काल समय शासन शुरू हो चुका था या शासन करते थे। तो भैया साहित्यिक बात करेंगे। साहित्य में जो सबसे पहला प्रमाण हमें देता है हर्षवर्धन काल का हर्षचरित्र हमें प्रमाण देता है। और हर्षचरित्र की रचना किसने की थी? तो बाणभट्ट जी ने। इसके अंतर्गत ये जो हर्षचरित्र है वो किन किन साक्ष्यों से या फिर किन सामग्रियों से, या इनके अंदर ऐसी कौन कौन से वाक्य हैं जिनसे ये हर्षचरित्र संकलन हुई या इसको निर्माण हुआ। भाई वर्धन काल चल रहा है तो हो सकता इससे संबंधित भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना पेपरों में, तो उनके बारे में जानते हैं। भैया हर्षचरित्र है जो कि वर्धन काल के समय में इसका निर्माण हुआ या फिर इसका संकलन हुआ। ठीक है, रचयिता कौन थे? बाणभट्ट जी। किन चीजों से बना है? इसमें क्या क्या चीजें हैं हर्षचरित्र में? ये 8 अध्याय और खंड हैं। इसमें 8 अध्याय हैं और वो खंडों में विभक्त है। और इन अध्याय और खंडों को किस नाम से जाना जाता है? उच्छ्वास।
इन खंडों को या अध्यायों को उच्छ्वास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रथम 3 खंडों में, भाई 8 खंड है तो प्रथम 3 खंडों में वाण की आत्मकथा इसमें है। क्या है? वाण की आत्मकथा। अब मेरे प्यारे साथियों, यहां से उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ क्वेश्चनों का सुझाव देने की कोशिश करूंगा। तो वो कैसे? मान लीजिए पेपरों में ये पूछ लिया जाए कि उच्छ्वास किसको कहा जाता है या उच्छ्वास किसका नाम है, परिवर्तित नाम है, ये क्वेश्चन भी पेपरों में पूछे जा सकते हैं। तो भैया उच्छ्वास किसका है? हर्षचरित का। ये क्वेश्चनों में ज्यादातर पूछा भी गया है कि भाई हर्षचरित किसकी रचना है, और पेपरों में मिलाने के लिए बहुत सारे विद्वान और उनके द्वारा लिखित ग्रंथ साइड में दे दिए जाते हैं और मिलान के लिए पूछ लिए जाते हैं कि कौन से विद्वानों ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ये थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो हर्षचरित में क्या क्या है? एक तो वाण भट्ट की रचना, 8 अध्याय खंड हैं, उनको उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। प्रथम 3 खंडों में वाण भट्ट की आत्मकथा है। ठीक है, अब देखो हर्ष काल में दूसरा जो हमें साहित्य प्रमाण मिलता है वो मिलता है कादंबरी। कादंबरी भी वाण भट्ट की रचना है। किसकी? वाण भट्ट जी की रचना भी कादंबरी है, और ये संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ स्रोत है। संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये उपन्यास। क्या है? उपन्यास। तो मेरे प्यारे साथियों, कादंबरी जो कि एक नाटक है, वाण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें हमें वर्धन काल की क्या क्या चीजें मिलती हैं? सामाजिक और धार्मिक जीवन पर प्रकाश। वर्धन काल से संबंधित सामाजिक और धार्मिक जीवन पर हमें प्रकाश कादंबरी से मिलता है। अगला जो हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है वर्धन काल का, केवल अभी हम वर्धन काल से संबंधित साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि हमें किन किन चीजों से वर्धन काल से संबंधित जानकारियां मिलती हैं, या उस समय कौन कौन से ऐसे साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत हमारे इतिहासकारों को मिले हैं जिनसे यह प्रमाणित होता है कि ये वर्धन काल से ही संबंधित हैं। ठीक है, तो अगला कौन सा है? आर्यमुंज श्री मूलकल्पम। आर्यमंजूश्री मूलकल्पम, ये क्या है? ये महायान बौद्ध ग्रंथ है भैया, महायान बौद्ध ग्रंथ है ये, जो कि वर्धन काल से संबंधित है। इसकी खोज सर्वप्रथम इसे किसने प्रकाशित किया था? 1925 ईस्वी में गणपति शास्त्री जी ने इसे प्रकाशित किया था। यानी कि आर्यमंजूश्री कल्प जो है ग्रंथ, इसका सर्वप्रथम गणपति शास्त्री जी ने 1925 में इसे प्रकाशित किया था। इसमें क्या है? 1000 श्लोक हैं, 1000 श्लोक हैं, और इसमें जो हमें जानकारी मिलती है वो 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी के इतिहास की जानकारी हमें इसमें मिलती है। कौन से? 7वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक की। और जो ये जानकारी मिलती है तो भैया वर्धन काल से भी इससे संबंधित जानकारियां मिलती हैं, इसलिए यह साहित्यिक स्रोत वर्धन काल को जानने का प्रमुख स्रोत भी है, साहित्य भी है। इसमें क्या चीज है? इसमें हर्षवर्धन के लिए है शब्द का प्रयोग किया गया है। ये इस ग्रंथ की विशेषता है। क्या है? शब्द का प्रयोग इसमें हर्षवर्धन के लिए किया गया है, केवल ये प्रमाणित ये चीज करती है। इसके बाद में हर्ष के ग्रंथ हैं जो कि हमें हर्ष काल से ही संबंधित है, और इसमें क्या क्या चीजें हर्ष जी ने करी हैं, लिखी हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, और नाटकों से संबंधित ग्रंथों से संबंधित तो क्वेश्चन पेपरों में आते ही आते हैं। हर्ष जी के द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे। क्या? हर्ष जी के द्वारा 3 नाटक लिखे गए थे।
मोटे स्तर पर नागानंद, प्रियदर्शिका और कौन सी है, रत्नावली। रत्नावली आप चाहे तो इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं कि हर्ष के 3 नाटक थे, कौन कौन से, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अगर पेपरों में पूछ लिया जाए कि भैया प्रियदर्शिका के अंदर क्या वाक्य हैं, या नागानंद के अंदर क्या वाक्य हैं, या रत्नावली के अंदर कौन से ऐसे प्रमुख वाक्य हैं, उनके आधार पर क्वेश्चन बन जाए, तो उनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। भाई देखो, नागानंद में जो लिखा हुआ है, ये जो ग्रंथ है वह बौद्ध धर्म से प्रभावित है। इस नाटक की विशेषता बौद्ध धर्म से प्रभावित, बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाएं इसमें हैं। दूसरा, प्रियदर्शिका, इसमें क्या है, ये 4 अंकों में रचित है। इसकी विशेषता क्या है नाटक की, 4 अंकों में रचित है। और इसमें हर्ष ने क्या चीज वर्णित करी है, भाई हर्ष द्वारा लिखित है तो हर्ष जी ने तो इसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो वो क्या चीजें लिखी हैं उनके बारे में जान लेते हैं। हर्ष ने वत्सराज उदयन के अंतपुर की, किसकी, अंतपुर की प्रणय कथा का वर्णन इसमें किया है। ठीक है, ये भैया प्रियदर्शिका में उन्होंने ये महत्वपूर्ण जानकारियां हमें मिलती हैं। अब बात करते हैं रत्नावली की, जो कि हर्ष जी का तीसरा नाटक है। यह भी 4 अंकों में है। देखो, दोनों नाटकों की विशेषता, 4 अंकों में प्रियदर्शिका, 4 अंकों में रत्नावली। इसमें क्या है, हर्ष ने वत्सराज उदयन और उसकी पत्नी वासवदंता की, उसकी पत्नी वासवदंता और उसकी क्या, परिचारिका, परिचारिका थी नागरिका, परिचारिका कौन थी, नागरिका की प्रणय कथा का वर्णन, प्रणय कथा का वर्णन इसमें हर्ष जी के द्वारा दिया गया है। और बाकी दोनों नागानंद और प्रियदर्शिका बातें इसमें सेम हैं। ये महत्वपूर्ण घटनाएं हर्ष जी के द्वारा, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, ये साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जानकारी थी, जो कि वर्धन काल से संबंधित थी। अब बात करते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में। पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जिनसे कि हमें वर्धन काल से संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो कौन से हैं, बांसखेड़ा का लेख, बांसखेड़ा का लेख। दूसरे मोटे स्तर पर मैं ये भी बोल सकता हूं कि बांसखेड़ा और मधुबनी, बांसखेड़ा, मधुबनी और ऐहोल, ये तीनों पुरातात्विक स्रोत हैं जो कि हमें हर्ष काल से संबंधित जानकारियां देते हैं। ठीक है, लेकिन इन बांसखेड़ा अभिलेख में ऐसे कौन कौन से तथ्य है या साक्ष्य है जो हमें वर्धन काल से संबंधित जानकारी देते हैं, उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। क्योंकि मैंने फिर वही बात दोहराऊंगा कि इनके अंदर कौन कौन से लेख, भाई ज्यादातर अभिलेखों के लेखों के बारे में भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं, तो हमें वो भी चीज जान लेनी चाहिए कि भाई लेखों के अंदर ऐसे कौन से साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं और जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम उनके बारे में भी जान लेते हैं। जानते हैं बांसखेड़ा लेख की। भैया इसकी खोज 1894 ईस्वी में, ये जो हमें मिला बांसखेड़ा का जो अभिलेख हमें मिलता है वो 1894 ईस्वी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बांसखेड़ा नामक स्थान से मिलता है। अब देखो भैया, बांसखेड़ा से मेरे प्यारे साथियों में क्या क्या चीज मिली कि एक तो बांसखेड़ा लेख मिला, समय का पता चला, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थान कौन सा है, बांसखेड़ा ही, इसलिए इसे बांसखेड़ा लेख के नाम से ही जाना जाता है। अगला इसमें क्या है, महत्वपूर्ण वाक्य कौन से हैं, महत्वपूर्ण साक्ष्य कौन से हैं, इसमें हर्ष संवत 22 यानी अर्थात 628 ईस्वी अंकित है। यह इस अभिलेख की विशेषता है। ठीक है, ये साक्ष्य है इसके अंदर कि इसमें हर्ष संवत लिखा हुआ है जो कि 22 है। इसका मतलब यानी इसका अर्थात इसका मतलब होता है 628 ईस्वी अंकित है। इसमें और क्या महत्वपूर्ण वाक्य है, जानकारी है, तो अहिच्छ, भैया वर्धन काल में
अहिच्छ जो होते थे वो प्रांत होते थे, देश होते थे, प्रांत और देश। ठीक है, भक्ति, भक्ति हो गए प्रांत, अहिच्छ देश के भक्ति प्रांत का, यहां समझो अहिच्छ, अहिच्छ देश के भक्ति प्रांत का अंग दिया विषय यानी कि जिला, जो अंग दिया जिला है, विषय मतलब जिला, जो कि वर्धन काल में है। भाई ज्यादातर हर शासन के समय में भक्ति का कहीं ना कहीं रूप बदला है और विषय का भी रूप बदला है, इसलिए जानकारी के लिए मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। अक्षित, ये जो प्रांत है ये देश का प्रांत है। वर्धन काल के अंतर्गत छोटे छोटे देश थे जो कि सम्राट के द्वारा इन प्रशासनों का भी सम्राट चुना जाता था, यानी कि जैसे ये अहिच्छत्र जो स्थान है इसका भी हर्षवर्धन द्वारा सम्राट चुना जाता था, उसका भक्ति प्रांत था और अंगदेय उसका जिला था। ठीक है, इसमें क्या है, करम सागर नामक गांव, क्या, करम सागर नामक गांव को बालचंद्र और भट्ट स्वामी दो भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों को, भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों को दान में दिया था। ठीक है, इसमें जानकारी मिलती है हर्षकाल से संबंधित बांसखेड़ा अभिलेख में। और इसमें क्या जानकारी है, हर्षकालीन पद अधिकारियों के नाम इसमें मिलते हैं, यानी वर्धन काल से संबंधित पद अधिकारियों के नाम भी इसमें मिलते हैं। और क्या, राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त, जो कि कौन थे, मालवा के शासक थे देवगुप्त। ठीक है, राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त पर विजय और गौड़ नरेश शशांक के द्वारा उसकी हत्या का उल्लेख इस लेख में मिलता है। भैया ये शशांक वही है, गौड़ नरेश और देवगुप्त ने धोखे से वर्धन, जो कि राज्यवर्धन थे, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये जानकारी हमें बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है। बात करते हैं मधुवन लेख की। ये लेख हमें उत्तर प्रदेश के महू के घोसी से मिलता है, घोसी में मधुवन लेख मिलता है। इसमें हमें क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, तो हर्ष संवत 25 इसमें लिखा हुआ है, हर्ष संवत 25 अर्थात 631 ईस्वी, मतलब 631 ईस्वी का ये लेख है। और इस लेख में श्रावस्ती के भक्ति प्रांत यानी भक्ति के सोमकुंड गांव को, प्रांत के सोमकुंड गांव को दान में दिए जाने का उल्लेख मिलता है। मधुबनी से केवल हमें यही जानकारी मिलती है, एक तो उनके हर्ष संवत की तिथि की जानकारी, और भैया कौन से गांव को इन्होंने दान में दिया इसकी जानकारी हमें इस लेख से मिलती है। दूसरा, ऐहोल का लेख। भैया ऐहोल का जो लेख है वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल का जो लेख है वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का है, लेकिन इसमें जो जानकारी, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का संघर्ष भी हुआ था। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसमें क्या है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का तो यह लेख है, और इसमें पुलकेशिन और हर्ष के युद्ध का वर्णन भी है। क्या, पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के युद्ध का वर्णन भी है। और इसमें जो तिथि मिलती है वो 633 से 34 ईस्वी मिलती है। इस लेख की जो रचना की थी वो रवि कीर्ति जी ने की थी। कौन थे ये, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी। ठीक है, रवि कीर्ति ने इस लेख की रचना की थी। वाण भट्ट जी के अनुसार, अब ये क्या है, वाण भट्ट जी ये है वर्धन काल से संबंधित रचनाकार, ग्रंथकार, ठीक है ना, विद्वान, कवि भी इन्हें बोल सकते हैं। तो वाण भट्ट जी के अनुसार वर्धन वंश के जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे, और इनकी जो उपाधि थी वर्धन जो थी
इनकी उपाधि थी। यहां पर आप मेरे प्यारे साथियों गौर करना, बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो संस्थापक तो पुष्यभूति थे, लेकिन वर्धन उनकी उपाधि थी। दूसरा, जब राज्य की स्थापना हो जाती है तो इनका जो राज्य था ना, वर्धनों का राज्य कहां था? पूर्वी पंजाब में। वर्धनों का राज्य पूर्वी पंजाब में था और उसकी राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर। उसकी राजधानी थानेश्वर थी। क्योंकि अब पुष्यभूति जी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं तो उनसे ही संबंधित घटनाओं पर विचार करेंगे। इससे पहले जो हमने जानकारी ली, जिन पर हमने विचार करे थे, वो साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हमने जानकारी ली थी। तो इनकी जो राजधानी थी, इनका राज्य था पूर्वी पंजाब और राजधानी थी थानेश्वर। ठीक है। अब पुष्यभूति कौन थे? ये शिव भक्त थे, या फिर शिव धर्म मानने वाले समझ लो, या फिर पुष्यभूति जो थे वो शिव भक्त थे। इस पर भैया मेरे प्यारे साथियों, पुष्यभूति के बारे में हम इसलिए विचार कर रहे हैं क्योंकि वाण भट्ट जी के अनुसार, यानी वाण भट्ट जी की जो कीर्ति है उनके अनुसार, ये जो सारे वाक्य के बारे में हम आपको जो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, ये जो जानकारी है वाण भट्ट जी के अनुसार है। कि वाण भट्ट जी ने संस्थापक पुष्यभूति को बताया, उपाधि वर्धन बताई है, और राज्य पूर्वी पंजाब में बताया, राजधानी थानेश्वर बताई है, पुष्यभूति शिव भक्त थे। ये सारी चीजें हमें वाण भट्ट जी के अनुसार जानकारी मिल रही है। ठीक है। अब पुष्यभूति पर क्या था? भैरवाचार्य शिव सन्यासी का प्रभाव था। ये भी जानकारी वाण भट्ट जी दे रहे हैं कि पुष्यभूति जी पर भैरवाचार्य एक शिव सन्यासी थे, उनका प्रभाव था। दूसरा, अब देखो, बांसखेड़ा, मधुबन, नालंदा और सोनीपत, यहां से हमें वर्धन काल से संबंधित मोहरे और सिक्के मिले हैं। क्या? बांसखेड़ा, मधुबनी अभिलेखों से और नालंदा सोनीपत की मोहरों से। बांसखेड़ा मधुबनी अभिलेख, नालंदा सोनीपत की मोहरों से हर्ष के पूर्वजों की सूची मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? हर्ष के पूर्वजों की सूची। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण वाक्य क्या है कि पुष्यभूति का नाम इसमें नहीं है। यानी जो यहां से हमें मोहरें मिलती हैं और जो अभिलेख मिलते हैं बांसखेड़ा और मधुबनी से, पूर्वजों की सूची तो मिलती है, जबकि पुष्यभूति भी सबसे पहले संस्थापक है तो हर्ष के पूर्वज ही हुए, और पूर्वज हुए, लेकिन उनका नाम इसमें हमें नहीं मिलता। यहां से क्वेश्चन पेपरों में बन सकता है। ठीक है। अब हम वर्धन काल से संबंधित क्रम वाइज इनके शासकों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अगर आप शासकों की जानकारी लें तो सबसे पहले शासक पुष्यभूति, उसके बाद में नरवर्धन, राज्यवर्धन, और उसके बाद में आदित्यवर्धन, और उसके बाद में प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है ये प्रभावशाली शासक थे। प्रभाकर वर्धन जी के ही राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और बेटी राजश्री हुई थी। ठीक है। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इनमें क्या है भैया, पूर्वजों में पुष्यभूति का तो नाम नहीं है, और इनमें नरवर्धन का जो शासन का समय है वो 505 से 530 ईस्वी, राज्यवर्धन का जो समय है वो 530 ईस्वी से 550 ईस्वी, और आदित्यवर्धन का जो समय वो 550 ईस्वी से 580 ईस्वी, और प्रभाकर वर्धन, इनका जो शासन का समय हमें मिलता है वो 580 से 605 ईस्वी मिलता है, जो कि महान शासक थे प्रभाकर वर्धन। जो महान शासक थे, यानी हर्ष से पहले जो शक्तिशाली और महान शासक हुए वो प्रभाकर वर्धन जी हुए, जो कि वर्धन काल से हैं। ठीक है। इन्होंने क्या है, इनकी है परम भटारक, इनकी उपाधियां, और महाराजाधिराज। अगर सबसे पहले परम भटारक, महाराजाधिराज अगर कोई उपाधि धारण करने वाले शासक हुए थे तो वो प्रभाकर वर्धन जी हुए थे।
ठीक है, ये तो हो गई इनकी उपाधियां। और ठीक है, उसे वाण भट्ट जी के अनुसार इनकी हर्ष चरित में प्रशंसा की गई है। वाण भट्ट जी ने इनकी प्रभाकर वर्धन जी की प्रशंसा भी की है और इनको किन किन नामों से उन्होंने संबोधित किया है उनके बारे में देखो भैया। ये तो होगी इनकी उपाधियां, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां, लेकिन वाण जी ने भी इन्हें कुछ उपाधियां दी हैं। तो यहां से क्वेश्चन पेपरों में बन सकते हैं। पहला कि इनकी उपाधि जो हमें इतिहास में या साक्ष्य में या साहित्यों में या पुरातात्विक साहित्यों के अनुसार जो मिलती है वो ये मिलती है, परम भट्टारक और महाराज धीराज। लेकिन वाण भट्ट जी ने हर्षचरित के अनुसार, वाण भट्ट जी ने इनकी प्रशंसा में क्या क्या कहा, इन्हें हुण, हरिण, केसरी, सिंधु, राजजवर, मालव और लक्ष्मी लता और परशु, ये वाण जी के द्वारा इन्हें उपाधियों से विभूषित किया गया है। यहां पर थोड़ा समझने के लिए मेरे प्यारे साथियों थोड़ा जरूरी भी है। अब मैंने आपको बता दी कि एक उपाधि हमें साहित्य के अनुसार, पुरातात्विक साहित्यों के अनुसार मिल रही है, दूसरी वाण भट्ट जी के अनुसार हमें इनके जो कुछ उपाधियां दी गई थी उनके बारे में भी मिल रही है, क्योंकि इन्होंने हुणों पर भी विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और इनका एक नाम और मिलता है, वो नाम क्या है, प्रतापशील। इनका दूसरा नाम, यानी ये जो प्रभाकर वर्धन जी जो मशहूर थे वो प्रतापशील नाम से भी विख्यात थे। पेपरों में ये भी पूछा जा सकता है। इनके जो संबंध थे, यानी वर्धन वंश के जो संबंध थे वो मौखरियों के साथ भी थे। मौखरियों से इनके वैवाहिक संबंध थे। क्या थे? वैवाहिक संबंध थे, जो कि प्रभाकर वर्धन जी ने बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि प्रभाकर वर्धन जी के 3 संतानें थी, हर्ष, राज्यवर्धन द्वितीय और राज्यश्री। इन्होंने राजश्री का जो विवाह है वो ग्रहम वर्मन, जो कि मोखरी शासक थे, ग्रहम वर्मन के साथ किया था। ये मोखरी वंश के शासक थे और सूर्य के उपासक थे। इनसे संबंधित है ये कि ग्रहम वर्मन सूर्य के उपासक थे। अब क्या है, देवगुप्त जी का राज्य पे आक्रमण का खतरा था, तो प्रभाकर वर्धन जी की आज्ञा पाकर, प्रभाकर वर्धन जी की आज्ञा पाकर इनके बड़े पुत्र, जिनका नाम राज्यवर्धन द्वितीय था, वो हुणों से युद्ध के लिए गए। भैया एक बार तो हुणों से इन्होंने, प्रभाकर वर्धन जी ने विजय प्राप्त करी थी, लेकिन दूसरे में क्या है, पिता की आज्ञा पाकर हुणों से लड़ने के लिए युद्ध में राज्यवर्धन द्वितीय गए थे। लेकिन जब ये युद्ध में चले गए तो युद्ध से जब ये लौटे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। अंततः 605 ईस्वी में राज्यवर्धन 605 ईस्वी में थानेश्वर के राजा बने। तो मेरे प्यारे साथियों, यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है, वो क्या कि भैया यहां से देखो, ये हुणों से लड़ने के लिए गए थे पिताजी की आज्ञा पाकर, लेकिन जब ये वहां से लौटे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु यानी 605 ईस्वी में इन्हें मजबूरन अंततः 605 ईस्वी में थानेश्वर का राजा बनना पड़ा था। और राजा बनते ही इन्हें सूचना मिलती है, राजा बनते ही इन्हें सूचना मिलती है कि देवगुप्त के द्वारा राज्य पर आक्रमण हो सकता है। इसी सूचना के आधार पर ये मालवा का जो राजा था ना देवगुप्त, ये उस पर आक्रमण करते हैं, जिसमें देवगुप्त हार जाता है। क्या? देवगुप्त इसमें हार जाता है राज्यवर्धन द्वितीय के द्वारा। लेकिन गौड़ नरेश शशांक और मालवा नरेश ये तुम्हारा देवगुप्त, ये दोनों धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। किसकी? राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं और
इसके बाद भी मजबूरन भाई 605 में ये राजा बनते हैं, लेकिन देवगुप्त जी को ये हरा देते हैं। लेकिन हराने के बाद भी शशांक जो कि गौड़ नरेश था और देवगुप्त जो कि मालवा का शासक था, ये दोनों षड्यंत्र से धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देते हैं। इसके बाद राज्य पर जो शासन करने आते हैं वो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर के शासक बनते हैं। यानी अपने भाई की मृत्यु के बाद ये 606 ईस्वी में थानेश्वर के राजा बनते हैं और यही अंतिम शासक थे इस राजवंश के। यानी वर्धन वंश के अंतिम शासक हर्षवर्धन जी थे। और जब राज्यवर्धन ये इन्होंने युद्ध क्यों किया इसके बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या और देवगुप्त के द्वारा राजश्री को बंदी बनाए जाने के कारण ये युद्ध करते हैं और इसी युद्ध के कारण ये धोखे से मारे जाते हैं और उसके बाद में हर्ष 606 ईस्वी में राजा बनते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि हमें वर्धन वंश के बारे में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण वाक्य थे जिनसे कि पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने जानकारी करी और बाणभट्ट जी के द्वारा वर्धन काल से संबंधित जो भी शक्तिशाली शासक थे या फिर क्रम वाइज शासक थे कि कौन कौन से शासक हुए, उनसे संबंधित जो भी पेपरों में पूछे जाते हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर मेरी पुरानी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।